दोस्तों नमस्कार। अतुल स्टडी पॉइंट आज आपके लिए लेके आया है राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें पहला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी या WC बनर्जी या दादा भाई नौरोजी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये 1892 से 1895 तक ब्रिटिश संसद का सदस्य थे। दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, पेरिस में है, वियना में है या वाशिंगटन में है? कहां पर है? तो एक देश है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और जो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है वह वियना में है। वियना में 29 जुलाई 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। 29 जुलाई 1957 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सी विकल्प सही है। बीटी बीज का संबंध किससे है? चावल से है, गेहूं से है, कपास से है या तिलहन से है? तो बीटी बीज, अब बीटी जो शब्द है इसका पूरा नाम हमें पहले जानना होगा। इसका मतलब है बैसिलस थुरिंगिएंसिस। बैसिलस थुरिंगिएंसिस एक बैक्टीरिया का नाम है जो क्या करता है, कुछ क्रिस्टल प्रोटीन को जन्म देता है जो कीटों को मारने के लिए कीटों को मारने में सहायक होता है। कौन? बैसिलस थुरिंगिएंसिस। ये जो है बैक्टीरिया का नाम है जिसका बीटी का फुल फॉर्म जिसको बोलते हैं। और ये बीटी बीज का संबंध किससे है? चावल से है, गेहूं से है, कपास से है या तिलहन से? तो ये जो है कपास से, इसका जो है संबंध कपास से। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद क्या कहलाती है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, अनिवासी भारतीय निवेश, विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। तो विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है। पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है कि किसी भी देश, चाहे अपने देश के लोग हों, विदेश में अपना धन जमा कर दें बैंकों में या बांड खरीद लें, शेयर खरीद लें, तो उसको कहते हैं पोर्टफोलियो निवेश बोला जाता है। चाहे विदेश के लोग अपने देश में कर लें या अपने देश के लोग विदेश में कर लें। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? किस देश में हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई, जर्मनी में हुई, इंग्लैंड में हुई या भारत में? तो मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। अगला प्रश्न सामान्य सा प्रश्न था। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? ब्राह्मी का किया या खरोष्ठी का किया, ग्रीक का किया या अरमाइक का किया? किसका किया? किस लिपि का प्रयोग किया? तो अशोक ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय लिपि के रूप में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। किस लिपि का प्रयोग किया? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? चमगादड़ है या सांप है या व्हेल है या एकिडना? तो देखिए, चमगादड़ बच्चा देता है और उसे दूध पिलाता है। सांप जो है अंडे देता है लेकिन दूध नहीं पिलाता है। और व्हेल क्या करता है? बच्चे पैदा करता है और दूध पिलाता है। एकिडना क्या करता है? अंडे देता है और बच्चों को दूध पिलाता है। स्तनधारी का मतलब है कि जो बच्चों को दूध पिलाए और बच्चों को जन्म दे। लेकिन ये जो एकिडना है ये विशेष है, ये अंडे देता है और बच्चों को दूध पिलाता है। तो यही इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो एकिडना ऐसा है जो अंडा देता है और बच्चों को दूध पिलाता है।
चलिए अगले प्रश्न पर, कहाँ की चरागाह को पंपास कहा जाता है? तो अफ्रीका के कि दक्षिण अमेरिका में या ब्रिटेन में या संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहां पर ये पाए जाते हैं पंपास? तो पंपास जो है वो दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के कहां पे? अर्जेंटीना देश, जो अर्जेंटीना है वहां पर ये पंपास नामक जो है चरागाह या घास के मैदान पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है उसमें अर्जेंटीना एक देश है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इसमें से 3 जो है वह ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यही पूछा गया था, तो हमारा डी विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? विश्वव्यापी तापन यानी कि विश्व में जो तापमान बढ़ रहा है उसका क्या परिणाम हो सकता है? समुद्र के स्तर में वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। तो उपयुक्त सभी इसका विकल्प डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 11वें प्रश्न पर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई क्या है? वाणिज्यिक बैंक है, केंद्रीय बैंक है, सहकारी बैंक है या अग्रणी बैंक है? चलिए आप लोग भी बताइए प्रश्न का आंसर। तो ये एक केंद्रीय बैंक है। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई क्या है? एक केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना पिछले वीडियो में भी बताया गया था। 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन जो है 2 साल बाद इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में बना दिया गया 1937 में। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। इसका जो है केंद्रीय बैंक सही है। चलिए, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किसके आयात पर खर्च होता है? सबसे ज्यादा जो विदेशी मुद्रा है उसका किसके आयात पर, किसे मंगाया जाता है उसे खर्च करके? खाद्यान्नों के आयात पर, लौह इस्पात के आयात पर, पेट्रोलियम के आयात पर या तकनीकी ज्ञान के आयात पर? तो पेट्रोलियम जो है वो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ आयात किया जाता है, जिसमें विदेशी मुद्रा बाहर को भेजी जाती है, दूसरे देशों को भेजना पड़ता है। अगले प्रश्न पर, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट, सन, कपास, मक्का। सरल सा प्रश्न है। तो इसमें हम सी विकल्प देखते हैं। कपास, सन और जूट, ये तीनों ही क्या होती हैं? इनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इन तीनों से रेशा प्राप्त किया जाता है, अन्य में तीनों नहीं मेल खा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? हैंगिंग गार्डन मुंबई में है, ईडन गार्डन्स कोलकाता में है, वृंदावन गार्डन्स मैसूर में है, खुसरो गार्डन कोलकाता में है। लेकिन इसमें जो बी विकल्प है ईडन गार्डन्स, सभी तो गार्डन्स हैं, लेकिन ये ईडन गार्डन्स जो क्या है? ये एक स्टेडियम है। ईडन गार्डन जो है एक स्टेडियम है और यहाँ पर जो है क्रिकेट मैच खेला जाता है और जो कोलकाता में स्थित है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? तो मिश्र धातु क्या होती हैं कि वो मिश्रण के रूप में हो सकती हैं, विलयन के रूप में हो सकता है, समघात निकाय होमोजीनियस सिस्टम्स के रूप में हो सकता है, लेकिन यौगिक नहीं होता है। मतलब निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? तो यौगिक नहीं है। यौगिक हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक निश्चित अनुपात में, तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक की रचना होती है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता दूर हो जाती है? फिटकरी, सोडियम कार्बोनेट, चूना या पोटेशियम परमैंगनेट? हम लोग जानते हैं कि जो सोडा हम लोगों के घर पे यूज होता है वह सोडियम कार्बोनेट
उसमें मुख्य मात्रा जो होती है वो सोडियम कार्बोनेट की होती है, तो वो जल की कठोरता को दूर करने के लिए ही सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सोडियम कार्बोनेट। अब उसमें कुछ जैसे हाइड्रेट भी होता है, Na2CO3 इंटू NaH2O हो सकता है, अलग अलग तरह का हो सकता है। उसमें N में क्या है 1 से लेकर 10H2O तक हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर। PDA का पूरा नाम क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डेवलपमेंट एजेंसी, पर्सनल डाटा अथॉरिटी, इनमें से कोई नहीं। तो PDA कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसका पूरा नाम है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA का पूरा नाम। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? बरगद के वृक्ष के पत्ते की तरह, या पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह, या नारियल के वृक्ष के पत्ते की तरह, या चंदन के वृक्ष के पत्ते की तरह? तो भारत रत्न का जो डिजाइन है वह किसके है? पीपल वृक्ष के पत्ते की तरह इसका डिजाइन तैयार किया गया है, भारत रत्न का डिजाइन। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पाब्लो पिकासो कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जर्मनी के थे, या ग्रीस के थे, स्पेन के थे, या इटली के थे? तो जो पाब्लो पिकासो थे वह स्पेन के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगले प्रश्न पर, ENT आई नोज एंड थ्रोट, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? उसमें अवतल दर्पण होता है, या उत्तल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, या समतल उत्तल दर्पण होता है? तो जो हेड मिरर होता है उसमें अवतल दर्पण या कनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? गुरु अर्जुन देव ने डाली थी, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु यहाँ पे हरगोविंद था, हमने गुरु गोविंद बोल लिया है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि किसने। तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई। आनंदपुर साहिब में की गई, किस सन में? 1699 ईस्वी में की गई खालसा पंथ की स्थापना। चलिए अगले प्रश्न पे, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास ने, गुरु नानक जी ने, गुरु राम सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। तो कूका आंदोलन जो है वो पंजाब में चला था। अंग्रेज लोग क्या करते थे? गायों को बहुत अधिक पैमाने पर वो काटने लगे थे, तो उसको रोकने के लिए कूका आंदोलन चलाया गया था, जिसमें किसने 1871 से 72 ईस्वी में गुरु राम सिंह ने इस कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में किया था। अगले प्रश्न पर, पाक स्टेट किसके मध्य है? लक्षद्वीप और मालदीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, रण ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। तो पाक स्टेट जो है वह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है। पाक जल डमरू मध्य भी इसे बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर, जैसे कि सूर्य मंदिर अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इसमें मार्तंड लगा हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नहीं जानते हैं तो हम वही लगा देते हैं। तो सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में पड़ता है, कोणार्क में, लेकिन मार्तंड सूर्य मंदिर जो है वह कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये अनंतनाग जो जिला है जम्मू कश्मीर का, और पहलगाम, इन दोनों के रास्ते में यह पड़ता है। कौन सा? मार्तंड सूर्य मंदिर। जो मार्तंड सूर्य मंदिर है इन दोनों के जिलों के बीच में पड़ता है। अनंतनाग और पहलगाम जिले के रास्ते में पड़ता है, जो एक खंडहर के रूप में इस समय है, लेकिन इसका जो वास्तुकला है उसके दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं।
फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? संवहनीय धारा, समुद्री हवाओं, चक्रवातीय गतिविधि, पर्वतों से वाष्पित जल का संघनन। तो फ्रंटल वर्षा जो होती है वह चक्रवातीय गतिविधि के कारण होती है। चलिए अगले प्रश्न पर, झूम कृषि कहां पर की जाती है? उत्तर पूर्व भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में, उत्तर भारत। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा झूम कृषि क्या है। कुछ इस तरह की कृषि है कि जहां पर जैसे जंगल रहते हैं वहां पर आदिवासियों द्वारा जंगलों को जला दिया जाता है और वहां पर 2-3 साल वो कृषि करते हैं जब तक उर्वरा शक्ति बनी रहती है। उसको छोड़कर फिर वो आगे की ओर चले जाते हैं और वहां पर पुनः जंगल उगाते हैं और आगे जंगल को काटकर वहां पर फिर एक कृषि करते हैं। इस तरह से ऐसे निरंतर करते रहते हैं। तो ये कहां पर करते हैं? उत्तर पूर्व भारत में, जैसे मेघालय है, उत्तर पूर्व भारत में मेघालय है, मिजोरम है इत्यादि, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश है, इन क्षेत्रों में झूम कृषि किया जा रहा है। तो हमारा जो है ये विकल्प इसका सही है, झूम कृषि में। चलिए अगले प्रश्न पर, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो हम जानते हैं ये शिखर है कि डिब्बा है या पठार है या दर्रा है। तो हम जानते हैं कि पर्वतों में जो दर्रे बनते हैं वो क्या है, बाद में उनको जो है हम रास्ते के रूप में यूज करने लगते हैं। जैसे बहुत सारे दर्रे हमारे यहाँ भारतवर्ष में स्थित हैं। ये 27वां प्रश्न जो है हमारा, इसमें जैसे काराकोरम दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, भोमलीला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, ऐसे बहुत सारे दर्रे हैं जो रास्तों के रूप में यूज किए जाने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बाबर, संग्राम सिंह, शेरशाह, हुमायूं, चंगेज खां, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, हिमू। तो इसमें जो है ये युद्ध दिया गया है कि बाबर का संग्राम सिंह के साथ, शेरशाह का हुमायूं के साथ और अकबर का हिमू के साथ ये हुआ था। लेकिन चंगेज खां और अलाउद्दीन ये जो है जोड़े मैच नहीं खा रहे, ये जोड़ा मैच नहीं खा रहा और जोड़ा जो है सही है, लेकिन ये जोड़ा गलत है। तो गलत ही हमें इसमें से छांटना था। कृष्णा राज सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है, उदयपुर में है, कोटा में है, हैदराबाद में। कहां पर है कृष्णराज सागर परियोजना? जो है मैसूर में, मैसूर कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना विश्वेश्वरैया ने किया था 1932 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? क्वार्टजाइट है, संगमरमर है, कोयला है या ग्रेनाइट है? तो जैसा कि जो कोयला है वह जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है, जीवाश्म चट्टान के अंतर्गत आती है। जीवाश्म ईंधन में जो है पेट्रोलियम और कोयला आता है। तो कोयला भी क्या है? जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है। सी सही है हमारा विकल्प सी। चलिए अगले प्रश्न पर, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? परमारों को जाता है, पालों को जाता है, प्रतिहारों को जाता है या राष्ट्रकूटों को जाता है? तो किसको जाता है? एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में किया था। किसने किया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था 8वीं शताब्दी में। चलो बहुत अच्छा प्रश्न है। भुगतान संतुलन की विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? भुगतान संतुलन की विपरीत होने की दशा। देखिए इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न, जनरल स्टडी का मतलब है कि सभी विषयों का समावेश इसमें हो। तो हमने सभी विषयों का समावेश किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर करना जरूर ना भूलिएगा, मतलब दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो इसमें क्या है कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो जो अवमूल्यन है, अवमूल्यन के द्वारा भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में हम इसको सुधार कर सकते हैं। इसमें अगर भुगतान संतुलन जो है विपरीत हो गया है
तो अवमूल्यन द्वारा उसमें सुधार किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसकी शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर के, अकबर के, शाहजहां के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो उत्तर है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि ये जहांगीर के शासनकाल में हुई। गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 348 किलोमीटर या 248 किलोमीटर या 385 किलोमीटर या 284 किलोमीटर? तो कितनी दूरी तय किया था? तो गांधी जी ने 385 किलोमीटर 24 दिनों तक ये पैदल यात्रा इन्होंने किया था। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था और 24 दिनों तक लगातार पैदल यात्रा करने के बाद 385 किलोमीटर की दूरी तय करके और नमक कानून तोड़ा था। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट या मॉन्टेगू घोषणा, हंटर आयोग या कम्युनल अवार्ड? तो गांधी जी ने किसको रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था, रॉलेट एक्ट का विरोध किया था गांधी जी ने और इसे काला कानून कहा था। इसका जो विकल्प हमारा है वह ये सही है, ये विकल्प सही है। 1919 में ये कानून लाया गया था, रॉलेट एक्ट 24 फरवरी 1919। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। इसका विरोध गांधी जी ने किया था। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? सामान्य सा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में है या उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है या सिक्किम में? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। सी विकल्प इसका सही है। चलिए प्रैक्टिस सेट है, इसमें बहुत ज्यादा समय देना अच्छी बात नहीं है। गोमतीश्वर प्रतिमा कहाँ स्थित है? सुब्रमण्यम रोड पर, श्रवणबेलगोला में, एलोरा में या कोलकाता? तो गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है वो बुद्ध की प्रतिमा है। गोमतेश्वर की प्रतिमा किसकी प्रतिमा है? बुद्ध की प्रतिमा है और जो श्रवणबेलगोला में स्थित है। श्रवणबेलगोला कहाँ, किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह 57 फीट ऊंची जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है, यह 57 फीट ऊंची प्रतिमा है जो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राममोहन राय ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने? तो महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका जो है वो केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। ये 38वां प्रश्न है। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर बनता है, आप लोग लाइक जरूर करिए जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए वीडियो और बनाते रहें। सारी जानकारी तथ्यपरक है, इसमें कहीं पर कोई संदेह नहीं है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? भोपाल में है, झांसी में है, मथुरा में है या कानपुर में? तो द्वारकाधीश मंदिर जो है वह मथुरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव प्रदान करती है? एक्स किरणों से, परावैंगनिक किरणों से, गामा किरणों से या अवरक्त किरणों से? तो पृथ्वी की सतह के ऊपर जो ओजोन परत है O3 है वो क्या करती है? परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, वो वहीं पर सोख लेती है। पृथ्वी पर अगर परावैंगनिक किरणें आने लगेंगी तो जो है वो पौधों को भी और जानवरों जंतुओं को सभी को नुकसान पहुंचाएंगी। इस तरह से ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। और अगर वीडियो ये आपको पसंद आता है तो अतुल्य स्टडी पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कमेंट करिए जिससे ये पता चले कि कौन हमसे जुड़ रहा है, कमेंट के माध्यम से ही पता चल पाता है। चलिए धन्यवाद।